हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं अदर देन साइंस मतलब रागा का मॉक टेस्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट होने वाला है आज का। और आज के अंदर आपको मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगा जो सबसे लास्ट में होगा। अगर उस क्वेश्चन को जिसने बना लिया वो एयरफोर्स एग्जाम को रॉक करके आगे निकलेगा। मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट कहने का मतलब सबसे लास्ट नहीं, मतलब बीच में क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो कि आपका मोस्टली वो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैंने डाले इसके अंदर। उन क्वेश्चंस को जो बना पाएगा वो समझो एयरफोर्स एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का टारगेट रहेगा आपके आउट ऑफ 30, आपका टारगेट रहेगा कम से कम 22 से 23 मार्क्स आपके आने चाहिए इस मॉक टेस्ट के अंदर। चलो इसको स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। अगर आप में तो कोई बच्चे आपने साइंस अदर देन साइंस की जिसने फॉर्म फिलअप कर रखी है और आपको बुक चाहिए प्रैक्टिस सेट की, तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से मैं 3 बुक्स के बारे में बताता हूँ और उनका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और ये तीनों बुक्स हिंदी मीडियम में होंगी जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। साइंस के लिए भी, अदर देन साइंस के लिए भी, और साथ में साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए। मतलब ये तीनों बुक अलग अलग है। मान लो एक का एक्स ग्रुप, एक किसी का वाई ग्रुप, किसी का एक्स एंड वाई, तीनों के लिए मिल जाएगा आपको। और इन तीनों बुक्स को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करके आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिसमें कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं एक्स वाई को। वाई ग्रुप में 50 टेस्ट मिल जाते हैं और एक्स ग्रुप में मिल जाते हैं 40 टेस्ट। ठीक है, और सारे टेस्ट के बाद आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, पता है क्या? मान लो सारे क्वेश्चन तो आपको दिए हैं, आपको मोबाइल में टाइम लगा लेना या फिर अलार्म घड़ी होगी उसको टाइम लगाओ, टेस्ट लगाओ, जो भी आपके एग्जाम का टाइम है। और उसके बाद आंसर की से आपको आंसर मिलाना है। आंसर की मिलाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट्स रह जाएंगे जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं आता होगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, आप आराम से मिलाओगे। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करोगे। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, टेस्ट लगाने के बाद समझ में आएगा कि आगे अपने को क्या पढ़ना है। तो जाओ फटाक से, डिस्क्रिप्शन मैंने तीनों बुक का लिंक दे दिया जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है, और आप बाय करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान रहे कह रहा है ये क्वेश्चन, पहला विशिष्ट कोड भाषा में फ्रॉड को 6, 18, 12, 14 लिखा जाता है। रिंग को अगर 1891, 47 लिखा जाता है, तो भाई हम ग्लोब को कैसा लिखेंगे? पहला क्वेश्चन द इजीएस्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप कर लोगे इसको, हर कोई करेगा। इस क्वेश्चन को अगर कोई छोड़ता है तो इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग आपकी बहुत गंदी है। ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग आपकी बहुत गंदी है, बिकॉज द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, जो कि हर एग्जाम में। देखो मैंने कहा था ना कि अगर 100% का पेपर है, 60% पेपर इजी आएगा, 30% आपका मॉडरेट आएगा, बाकी 10% डिफिकल्ट आएगा। तो 10% हमने डिफिकल्ट दिया है, 30% मॉडरेट और 60% ईजी दिया है। वैसे ही हमारा पेपर बनता है हर साल। मैं खुद बनाता हूँ, किसी और से मैं एक क्वेश्चन छूने भी नहीं देता मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, टाइपिंग करवा लेंगे दूसरे से, बट क्वेश्चन मैं खुद सेट करता हूँ, किसी और को छूने भी नहीं देता। फ्रॉड को देख लो कैसे लिखवाता हूँ मैं। अगर मैं फ्रॉड के बारे में बात करूँ, RAUD, इसको लिखा जाता है 6181214। अगर मैं बोलूँ रिंग को कैसे लिखेंगे, RING, तो इसको लिखते हैं 189147। तो मैं बोल रहा हूँ ग्लोब को कैसे लिखा जाए, बताओ ग्लोब। तो देखो भाई, F6 नंबर पे आता है, R18 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, U21 नंबर पे आता है, D4 नंबर पे आता है। सबकी नंबरिंग की गई है, नीचे कुछ भी नहीं है। अब इससे इजी क्या ही रीजनिंग होगा। R18 नंबर पे, I9 नंबर पे, N14 नंबर पे, G7 नंबर पे। अब इसमें से देखना, मैं कहता हूँ मोर देन 70% बच्चे इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको नहीं याद होता है कि कौन सा किस नंबर पे होता है। वो या तो ABCD पूरा लिखेंगे, और ऐसे करने में कम से कम 2 सवाल के बराबर एक सवाल में बनाएंगे। मतलब ठीक है, 2 सवाल बनाने के जितना टाइम लगता है ना, उतने टाइम में सिर्फ वो एक सवाल बनाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए प्रेशर क्रिएट करता है आपके एग्जाम में, इजी होने के बाद भी। और जिसको नंबर याद है कि जी ठीक है 7 नंबर पे होता है, L 12 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे, B2 नंबर पे, E5 नंबर पे, वो फटाफट बना के निकल जाएगा। 71, 21, 52 करके कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, 5। ठीक है, तो ये जो सीन है भाई इजिली बन जाएगा। आगे कह रहा है भोजन का अगर रिलेशन रसोईया के साथ है, फूड का अगर शेफ के साथ है, शेफ नहीं शेफ कहते हैं इसको, तो बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका रिलेशन सही है। क्या किसान का रिलेशन फसल के साथ होता है, क्रॉप के साथ होता है? ठीक है, फिर कह रहा है बताओ फर्नीचर का लकड़ी के साथ होता है, दही का वस्त्र के साथ होता है, दर्जी का हो ना यहाँ पे, ट्रेलर, ट्रेलर नहीं टेलर आना चाहिए था। ठीक है, टेलर आना चाहिए था, आर हटा देंगे। गहने का सुनार के साथ होता है। देखो भाई, कैरना की निम्नलिखित में से उस शब्द को बताओ जो वही संबंध है जो नीचे के शब्द से युग्म से मैच करता है। देखो, किसान फसल को बनाता नहीं है, बीज को रोपता है, फसल तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन भोजन जब बोला गया तो भोजन क्या है? इसको बनाने वाला रसोईया है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से कह सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है,
और उसका इधर कौन है भाई, जो उसको बना रहा है वो इधर मेकर है। इधर देखो किसान क्या है, मेकर, और इधर उसका प्रोडक्ट है। मान लेते किसान फसल उगाता है, बट इसकी वो अलग तरीके से की गई है ना, मेरे को पहले प्रोडक्ट रखना था, पहले मेरे को प्रोडक्ट मिला, देन मेरे को उसका मेकर मिला। तो देखो दर्जी क्या है, वो प्रोडक्ट है, फर्नीचर क्या ये भी, और लकड़ी, दोनों के दोनों तो प्रोडक्ट ही है। मतलब लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लेकिन लकड़ी खुद नहीं बनाता फर्नीचर, तो ये तो बनेगा ही नहीं। अब गहने बनाता है सुनार, तो गहना हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ज्वेलरी। और ये गोल्ड स्मिथ क्या मतलब सुनार जो हमारा मेकर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मतलब पहले हमको प्रोडक्ट चाहिए, बाद में उसका प्रोडक्ट को बनाने वाला मेकर चाहिए, ठीक है। तो किसान फसल का रिलेशन ठीक है, लेकिन इनकी जो पेयरिंग गलत तरीके से, पहले मेकर है बाद में प्रोडक्ट है। तो ये सभी चीजों को ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि हम शुरू में देखें और आंसर कर दे। और जिसने हमारा ऑप्शन नंबर ए चूज कर रखा, भैया आप निगेटिव में जा रहे हो, बधाई हो। आगे देखते हो, थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। देखो क्वेश्चन खाली पढ़ लेने वाले सॉल्व नहीं करता, ऑप्शंस को भी बढ़िया से पढ़ने होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ ना 63 है, 82 है, 102 है, 123 है, 145 है, तो व्हाट अगला चीज क्या हो जाएगा भाई, अगला बता दो क्या हो जाएगा। तो गाइस इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको लिखोगे 63, 82, 105, 123 एंड 147, फिर अगला वर्ड, ठीक है। तो इसमें मैंने कितना ऐड कर रखा है ये चीज बताओ। अगर मैं 19 ऐड कर दूं मेरे को मिल जाएगा 82। अगर मैं अगली बार 20 ऐड कर दूं मेरे को मिल जाएगा 102। अब इस बार मैं 21 ऐड कर रहा, फिर मैंने 22 ऐड करा, तो अगली बार मेरे को क्या चाहिए, 23 ऐड करना है भाई। तो 145 में मैं करूंगा 23, आई विल गेट हियर 168। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप में से किसी का रीजनिंग खराब है, किसी का मैथ खराब है, किसी की करंट अफेयर और जीके की प्रिपरेशन नहीं है, और किसी की वोकैब खराब है, ग्रामर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, इन सब की टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ खरीदो, मतलब फ्री नहीं है, ये पेड है। आपको ए टू जेड स्टडी पे मिल जाएगा, आपको व्हाट्सअप करके बाय करना होगा। और ये सारे VVI, और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, मैं खुद से गारंटी देता हूँ एज ए इंडिविजुअल, कि 100% सेम कॉन्सेप्ट का रीजनिंग हमारे पीडीएफ से आएगा, 100% सेम कॉन्सेप्ट का मैथ हमारे पीडीएफ से आएगा, मोर देन 60% जीके करंट अफेयर हमारे पीडीएफ से आएंगी, मोर देन 80% वोकैबुलरी और ग्रामर प्रैक्टिस के क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से या तो सेम टू सेम आएंगे या फिर सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके आने वाले। इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ओपनली गारंटी दे रहा हूँ। आप मिला लेना एग्जाम के बाद, ठीक है। नहीं तो फिर क्लेम करना कि नहीं आया था कुछ, मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट ऐसा होगा ही, जिंदगी में आज तक ना हुआ ना कभी होगा, ठीक है। हर बार हमारी पीडीएफ से आता है। आप में से अगर किसी बच्चा ने प्रिपरेशन कर रखी है या फिर आपके कॉन्सेप्ट हल्की सी भी आती है, आप पीडीएफ को खरीदोगे व्हाट्सअप करके 7279047787 पे, सारे पीडीएफ को खरीद के एग्जाम से पहले 2 बार बनाओ। उसके बाद आप कहोगे कि हाँ सर आपने जो दिए थे ना, उसके बाद हमारे मॉक के अंदर जो मार्क्स इंक्रीजमेंट हो रहे हैं वो एकदम क्या ना कि फैबुलस आपको लगेगा, कहोगे सर बहुत स्कोर हो रहा है, और एग्जाम में खुद आप स्कोर करके आने वाले हो, ठीक है। व्हाट्सएप करके इसको बाय करके प्रैक्टिस करना। चैप्टर वाइज दे रखे गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सॉल्यूशन के साथ। अब मैं बोलूँ ना ये हमारी क्या है, KUCJ NRFG QOID, तो अगला क्या हो जाएगा, बोलोगे सर अगला का पता नहीं। तो भाई देखो के बाद क्या होता है, LMNOPQ RST, मतलब क्या है, +3 की आगे है। तो मैं अगर +3 करूंगा मेरे को Q के बाद क्या मिलेगा, RST, तो मेरे को T मिला ना भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं U है तो U के बाद R आता है या फिर पहले आता है, तो बोलोगे सर देखो U में U के पहले R होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर -3 कर रखा गया है, ठीक है। देखो R के बाद क्या होता है, STU, मतलब -3 कर रखा गया है। तो मेरे को O में अगर -3 करूंगा, O 15 नंबर पे होता है, अगर -3 मैं कर दूं आई विल गेट हियर 12 नंबर पे होता है मेरा L, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ C के बाद मेरे को F मिल रहा है, 3 में 3 ऐड कर दिया तो 6 मिल गया, 6 में 3 ऐड कर दिया 9, मतलब I मिल गया। अब मैं 9 में 3 जोड़ूंगा मेरे को 12 मिलेगा, तो 12 नंबर पे क्या होता है, L ही होता है ना। तो देन मेरे को फिर 3 ऐड करना है, आई विल गेट हियर L। अब ठीक है, तो वही काम है, अब आगे माइनस कर दो, यही सीरीज ही चल रहा है ना, +3 -3। अब D में मैं 4 नंबर में अगर -3 करूंगा, आई विल गेट हियर 1, और 1 नंबर पे आता है A। तो भाई अगर आपको ये सीरीज याद रही ना कि ABCD में कौन कितने नंबर पे है, तो आप इसको इजिली कर पाओगे, अदरवाइज ABCD लिखते लिखते तंग हो जाओगे। TLL कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर B के अंदर है। आगे देखो कह रहा है इस वाले फोटो की जगह पे कौन सा आया था, सॉरी कौन सा आया था नहीं, कौन सा आएगा। अब देखो ये क्या सीन है, देखो ये जस्ट ब्लैक के बगल में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कलर पहले चेंज करने दो, रेड कर देंगे इसको। इस ब्लैक के बगल में मेरे को ये ब्लैंक था, और इसके पीछे भी मेरे को ब्लैंक चाहिए, मतलब 2 ब्लैक एक साथ नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे ना मेरे को यहाँ पे खाली जगह चाहिए और यहाँ पे मेरे को भरा हुआ चाहिए। मतलब मेरे को यहाँ पे कॉर्नर में क्या चाहिए, खाली जगह, तो दोनों के अंदर है।
बट नीचे से मेरे को ये जो लाइन है ना इसको भी कंप्लीट करना है, नीचे वाला लाइन को, तो ए के अंदर कंप्लीट नहीं किया गया लाइन को, तो ये मे भी ऑप्शन नंबर बी के अंदर कंप्लीट मेरे को मिले, या फिर ऑप्शन नंबर हाँ, एक चीज इसके अंदर गड़बड़ है, पता है क्या, इसकी जो लाइनिंग है ना ऊपर से नीचे तक खींची गई है और इधर कोई लाइन नीचे तक अपने को ले नहीं जाना, क्योंकि ये वाली लाइन देखो नीचे तक नहीं आई है, तो बी भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से किसको करे, सी एंड डी में से, तो डी में देखो ऊपर ब्लैक है, अगर मैं ऊपर ब्लैक कर दूंगा तो ये ब्लैक ब्लैक चिपक जाएगा, तो वो मेरे को चिपकाने का नहीं ब्रो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है 3+4 इज इक्वल टू 25, नो प्रॉब्लम सर, हम कर लेंगे। 7+24 की वैल्यू है 625, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लेंगे। 9+4 0 की वैल्यू निकाल लो आप। भाई देखो अगर हम क्या करेंगे इसमें, 3+4 को हम कैसे 25 बना सकते हैं, कहोगे सर कुछ नहीं, बस इनका स्क्वायर कर दो, जो हो गया 9+16 इज इक्वल टू 25, क्या प्रॉब्लम है, खाली दुख दर्द सुनाते हो। 7+24 अगर हम कर देंगे हमको क्या मिलेगा, दोनों का स्क्वायर कर दो भाई, मिल जाएगा ना, 7 का स्क्वायर कर लो और ये 7 का स्क्वायर कर लो, 24 का स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर कर लो, 40 का स्क्वायर कर लो, 81 प्लस 1600, 1681, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें उम्मीद है कि इसमें से किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 24 का काहे नहीं लिखे, तो लिख लो भाई, 576 होता है। अब मिल गई, कर लीजिए को ठंडट, बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा कि 24 का स्क्वायर इसको नहीं याद है क्या कि छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर आंसर सही किया ना हमने, 1681, ठीक है, कभी कभार ना गलत पे भी हाथ चला जाता है, टिक हो जाता है। ये देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है ना कि चलो ठीक है, इसको बताओ इस स्टार के जगह पे क्या कर दें, इसमें से कि हमारा इक्वेशन सही हो जाए। पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पहला इक्वेशन क्या कह रहे हैं, 8 × 5 - 9 इज इक्वल टू 31। मतलब ये क्या है ना कि जो ऑप्शन है ABCD, इनके ऑप्शन में जो जो साइन दे रखे हैं स्टार की जगह पे आपको फिल करते जाना, देन मेरे को इसको 31 बनाना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। जब अगर हमने वैल्यू पुट कर दिया तो मेरे को मिल रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ये 31 के बराबर होगा। ठीक है, मैं करके देखता हूँ। 8 × 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 40 - 9 इज इक्वल टू, ऑब्वियस ही चीज है, 31 इज इक्वल टू 31 आ रहा है हमारा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। अब आपको तसल्ली के लिए बी ऑप्शन भी रख के देख लो, 8 इज इक्वल टू 5 × 9 - 31, तो 8 × 5 = 40, 40 में से 31 घटाओगे मिल जाएगा 9, तो 9 इज इक्वल टू 8 का भी हो सकता है नहीं ना, तो बी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। सी एंड डी अपने आत्मा की शांति के लिए चेक कर सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर आपको मिल गया। अब उसी देखो, इसी में का मैथमेटिकल ऑपरेशन का सेकंड वर्जन है ये। अब इनमें से कह रहा है कि नंबर को चेंज कर दो, किस नंबर को हम चेंज कर देंगे कि साइन को चेंज नहीं करना, साइन ऐसे एज इट इज छोड़ दो। कभी कभार इसमें से 3-4 टाइप्स के सवाल होते हैं, मैं एक बार वन शॉट वीडियो में करा दूंगा रीजन, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ किस साइन को रहने दो जहाँ पे है, लेकिन नंबर को चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू 26 मिलना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं 4 12 को इंटरचेंज करा देंगे, मतलब यहाँ पे 4 की जगह 12 कर दो, 12 की जगह 4 कर दो, तो क्या उसकी वैल्यू 26 मिलेगी? या फिर 12 और 6 को इंटरचेंज करो, 6 कर दो 12 की जगह और 6 की जगह 12 कर दो, तो क्या मेरे को मिलेगी? मैं ऐसा करके एक एक करके देखता हूँ। मैं अगर कहता ना कि 128 मेरे को 4 की जगह 12 करने हैं, तो भाई ये तो कटेगा ही नहीं, 12 तो ये कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं देगा, तो मेरे को इसको सॉल्व ही नहीं करना, रहने दो, बिकॉज ये इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। मेरा रिमेनिंग यहाँ पे 8 बच रहा है, तो हम इसको देखेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, 128 अब डिवाइडेड बाई मेरे को 4 रहने दो, बिकॉज मेरे को बी में 12 और 6 को करना है खाली इंटरचेंज, तो मैं इनको कर दूंगा। तो ये -3 × 6 + 12 कर दो, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 22 - 16 + 12। कैसे? मैंने 128 को 4 से डिवाइड कर दिया, 6 × 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये 42 और इसकी वैल्यू मेरे को 26 मिलनी चाहिए, इसकी वैल्यू मेरे को 26 मिलनी चाहिए, तो मैं इनको ऐड करूंगा, वी विल गेट हियर 44 - 18, मिल गया ना 26। क्या दिक्कत है? सही तो है ऑप्शन नंबर बी। चलो 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर मुंह कर आके खड़ा कर दिया हमने, वह 60 डिग्री ने घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। अब देखो घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है, मान लेते हैं कि यार हमारा घड़ी है, ठीक है, और ये हमारा 12 बज रहा है, चेहरे पे जैसे बजता है, और हम 12 से 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इट इज क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। लेकिन कहीं हमने 12 से पहले 11 पे छलांग मार दिया, फिर 10 पे मार दिया, 9 पे चले गए, ऐसे अगर घूम रहे हैं भैया दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो लेकिन ये हमसे कह रहा है कि पहले घड़ी के दिशा में घुमाओ, ठीक है, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे मतलब ऐसे घूमेंगे, ऐसे, ठीक है, तो मतलब वो पूर्व में देख रहा है। अब मैं बोलूँ 60 डिग्री में स्पॉट, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जाओगे इट विल 90 डिग्री, तो मेरे को डायरेक्टली ऐसे नहीं मुड़ने का है ब्रो,
ठीक है, मेरे को क्या करना है, अगर मैं ईस्ट में देख रहा हूँ तो मेरे को ना समथिंग समथिंग कुछ बीच में से थोड़ा सा ज्यादा मुड़ जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूँ आपको? चलो नहीं समझ में आ रही तो समझ में आ जाएगी। कह रहा है घड़ी की दिशा में 60 डिग्री चलने के बाद जो है सुई चलने की अच्छा, मेरे को घड़ी की दिशा में नहीं चलना है, मेरे कह रहा है सुई चलने की विपरीत दिशा में घूम जाता है। अब मेरे को घड़ी की दिशा में नहीं चलना है, घड़ी की सुई चलने की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने का है। ठीक है, तो मैं इस बार इधर ना मुड़ के मैं इधर मुड़ूंगा, इधर के साइड। ठीक है, चलो, तो मैं अगर ईस्ट में देख रहा था तो मेरे को इधर मुड़ने का है। ठीक है, 60 डिग्री घूम जाता है और फिर दोबारा उसी दिशा में 120 डिग्री घूमता है। अब मैं 60 डिग्री घुमा, अब मैं जगह 120 डिग्री घूमू। अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ मान लेता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊँ ना ऐसे घूम के, इट विल बिकम 180 डिग्री। तो मेरे को इससे थोड़ा सा कम घूमना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी फिलहाल इधर की तरफ, मतलब ये बिल्कुल भी ये नहीं, हल्का इधर की तरफ घूमूंगा, मान लेता हूँ इधर। तो वह अभी किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये चीज बताओ आप। तो थोड़ा सा ना ये चीज ध्यान से सुनना। अब कह रहा है 120 डिग्री घूम जाता है दोबारा उसी दिशा में। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल होगा, मैं बताता हूँ कैसे बनाना आपको। हमारे पास एग्जाम में कोई स्केल नहीं होगा, कोई चांद नहीं होगा कि हम डिग्री वहां पे बैठ के नापेंगे। हम क्या करेंगे, हमको पहले देखो ये 60 डिग्री क्या कहा गया, एंटी क्लॉकवाइज। फिर मेरे से कह रहा है ना कि उसी दिशा में, मतलब 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कुल मिला के 2 बार मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमने का है। कितना भाई, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है 60 डिग्री 120 घूमना पॉसिबल नहीं है भैया, इसे अंदाजे पे किसे किसे घूमेंगे हम। तो मैंने इनका एक एक्यूरेट वैल्यू ले लिया। अगर मैं ईस्ट में देख रहा हूँ और मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे 180 डिग्री, मैं डायरेक्टली पूरा वेस्ट में घूम जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं पूरा घूम के अगेन ईस्ट पे आता हूँ, इट विल कितना भी हो जाएगा भैया, क्या कहते हैं इसको, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक ठीक है, इट विल बिकम 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल पूरा कर देंगे 360 डिग्री हो जाता है, हाफ सर्कल कंप्लीट करेंगे 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पूरा वेस्ट की तरफ देखेंगे हम लोग, है ना। तो 40 डिग्री और 43 डिग्री मत घुमाने लगना बैठ के 60 डिग्री। कुछ ऐसा डेटा मिले जहां से पॉसिबिलिटी हो घूमने की, लाइक जैसे यहाँ से हम है ना, तो बोले 45 डिग्री ठीक है, इसके बीचों बीच घूम जाएंगे, बोले 90 डिग्री ओके, बोले ना फिर चलो ठीक है 135 वो भी ओके है, 180 डिग्री भी ओके है, लेकिन 43 डिग्री 44 डिग्री ऐसे कैसे घूम जाएंगे, नौटंकी चल रहा है क्या। हम उनको ऐड करेंगे फिर। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या सीन है। आगे देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मैथ्यू अपने मित्र सैम से कहता है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। एक इस तस्वीर की मतलब तस्वीर की तरफ इशारा करके आप कह रहे हो, अगर कि जो फोटो दिख रहा है ना तुमको, उसके जो पिताजी है ना, वो क्या है भाई, उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। मतलब जब उसके माता के इकलौते पुत्र, मतलब मेरे माता के इकलौते पुत्र, मतलब मैं खुद हो गया ना। ठीक है, तो वह तस्वीर किसकी है, अब मैं खुद हूं ऐसा कुछ ऑप्शन में दे नहीं रखा गया है, फिर क्या हो जाएगा। अब लेकिन पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं अच्छा सकता है। उसके पिता जो है ना मेरे माता के इकलौते पुत्र हैं, तो वह तस्वीर किसकी है। हाँ ये देखो, ये चीज क्या कह रहा है, इस तस्वीर के जो है ना, ये जो तस्वीर है वो किसकी है, उसके पिता जो है ना, इसका तस्वीर के जो फादर हैं वो किसी के पुत्र हैं। ठीक है, तो वो किसके पुत्र हैं भाई, तो मतलब कह रहे हैं अपने मेरी माता के इकलौते पुत्र, मतलब अपनी माँ का तो इकलौता बेटा खुद हो गया, और किसी और की फोटो के बारे में कह रहे हैं वो। ठीक है, तो ये या तो उसका बेटा होगा या फिर इसकी बेटी होगी, और बेटा का कोई ऑप्शन है नहीं, तो होगा क्या, बेटी ही बची है हमारे पास। कहोगे सर जेंडर नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कंफ्यूजन क्रिएट भी नहीं किया है ऑप्शन के अंदर। सिंपल सा लॉजिक है भाई, एक या तो बेटा या फिर बेटी, हमारे पास बेटी है तो बेटी आंसर करेंगे। फिर क्या बताओ इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ये चीज आंसर करो आप। डिफरेंट कौन सा है, हाँ निकाल सकते हैं। देखो गाइस कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच के एंगल से आप निकाल लो। ठीक है, एंगल कह लो या फिर ये कह लो, ये मतलब ये वाला जो एरो और ये जो सर्कल है, ये एरो है, मतलब ये एरो और ये सर्कल है, इसमें से एरो और इसमें सर्कल है, इसमें एरो और इसमें सर्कल, सर्कल एरो। किसी एक फोटो में सिर्फ डी के अंदर ऐसा ना जो एक दूसरे के बिल्कुल भी क्या है ऑपोजिट में खड़े, बाकी देखो कहीं भी नहीं है सामने सामने खड़े, बिल्कुल एकदम सामने सामने खड़े नहीं है, खाली डी के अंदर खड़े एकदम लग रहा है कि एकदम सामने एक दूसरे के। ठीक है, चलो 180 डिग्री पे आगे बढ़ते हम लोग। इनमें से भी डिफरेंट कौन सा है, चुनो, चुन लो भाई, इसमें कोई डिफरेंट है लग रहा है आपको। हाँ देखो, अगर मैं इस फोटो को ना अगर ढंग से घुमा दूं, लाइक मैं बोलूँ ना कि चलो ठीक है ये किधर देख रहा है,
वेस्ट में ये दिख रहा है, साउथ में ये हमारा किधर है, नॉर्थ में ये दिख रहा है हमारा ईस्ट में, ये हमारा किधर है, नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, ऐसा कुछ फील आ रहा है इसमें से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या डिफरेंट है। अगर मान लो इसका मैं इधर मुंडी बना दूं, मान लो एज्यूम कर लेते हैं, और इन दोनों को मैं हाथ मान लूं, ठीक है, तो ये डॉट देखो, ये डॉट किधर है, मैं ये इंसान अगर नीचे देख रहा है तो इधर लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट में इसका डॉट है। इसका अगर मुंडी यहाँ बना दे तो इधर लेफ्ट होगा ना, तो लेफ्ट में इसका डॉट है। इधर मुंडी बना दोगे, देखो लेफ्ट में इसका डॉट है, इधर मुंडी बना दोगे लेफ्ट में डॉट है। लेकिन इस इंसान का मुंडी इधर बनाओगे तो एज्यूम करो ये हमारा डॉट राइट में पड़ रहा है, ठीक है, तो ये डॉट जो है राइट में है, बाकी सबके अंदर इसका डॉट लेफ्ट के अंदर है। तो ऐसा इमेजिनेशन क्रिएट करना होगा आपको अपने माइंड के अंदर। आगे देखो, कह रहा है यहाँ पे कौन सा फोटो होगा अगर इसको मैं ऐसे इसको ऐसे कर रहे तो गाइस यहाँ पे एक क्या है, स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर सिंगल था वो स्क्वायर नीचे आके 3 बार हो गया, और जो फोटो नीचे था वो ऊपर जाके सिंगल हो गया। मतलब ये ट्रायंगल एक बार है, नीचे जाके 3 बार ट्रायंगल बनेगा, और नीचे जो 3 लाइन्स है वो ऊपर जाके एक लाइन में चेंज हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ABC कर दें इन सबको, ABCDE, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगर मैं कहूँ ना कि बताओ इन सब के बाद कौन सा फोटो आएगा, पहले ये फिर वो फिर ये फिर ये फिर ये फिर अगला कौन सा हो जाएगा ABCDE में से, पहली बात तो ये, इसके बाहर में कितने साइड्स हैं 4, इसके बाहर में कितने साइड्स हैं 3, इसके बाहर में 5, 4 3 5, ठीक है। देन अगेन देखो 4 3 एंड अगला फिगर जो होगा 5 साइडेड फिगर होगा, या तो A या फिर 3, ओके नो प्रॉब्लम। इसके अंदर 4 साइडेड फिगर है, इसके अंदर सर्कल है, इसके अंदर क्या है, पैराबोला है, क्या कहते हैं उसको, एलिप्स, ठीक है, दीर्घवृत्त, ठीक है ना, ये कहते हैं आप। सर्कल नहीं है ये, बिल्कुल भी ऐसा है, ऐसा है, सर्कल नहीं है ये, ऐसा है। तो ऐसा फोटो मेरे को कहाँ दिख रहा है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर C के अंदर दिख रहा है, A के अंदर तो सर्कल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आगे देखते हैं 15 नंबर कह रहा है इसके बाद कौन सा फोटो आएगा जनाब। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग ठीक ठाक की गई है इसकी, नो प्रॉब्लम। अब देखो पहली बात तो 1 3, 1 से 3 किया, फिर अगला स्लाइड इसका ये मिलेगा, उसके बाद 5 मिला, फिर अगला 6 मिलना चाहिए था इसको, 6 पे नहीं गया, ठीक है। अब देखो 5 के बाद ना ये पीछे की तरफ टर्न करना शुरू कर रहा है, ध्यान से देख रहे हो इसमें क्या कर रही है। 5 के बाद इसको 6 पे जाना था, लेकिन ये 6 पे ना जाके 4 पे गया, और 4 के बाद देन 5 पे गया। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर इस चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 3 पार्ट में, सबसे पहले आपको इसको 3 पार्ट में बांटना है, ठीक है। 3 पार्ट का मतलब देखो मैं आपको समझा ही दूँ आज की दुनिया में, लाइक यहाँ से एक लाइन खींचो, मेरे को इसको अलग 3 पार्ट समझना है, और आने वाली पीढ़ियों को इधर 3 पार्ट में बांटेंगे। 1 2 तो हमको मिला, थर्ड निकालना है। इसके अंदर मेरे को देखो अगर यहाँ से स्टार्ट किया गया, देन मेरे को अगला यहाँ गया, देन मेरे को अगला यहाँ गया, मतलब देन मेरे को अब दूसरा सीरीज चल रहा है। अगर मेरे को यहाँ से मिला, मैं अगला 2 5 पे गया, तो अगला जो आएगा वो 2 6 पे जाना चाहिए। यही ना कह रहा है जो कहानी कह रहा है प्रोसेस, तो 2 6 पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर D के अंदर है। दिख रहा है आपको ये चीज़, इसको 3 पार्ट में देखो, एनालाइज करो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है गन मेटल जो है ना वो किन 2 धातुओं से बनता है। तो भाई कॉपर 3 और 2 धातुओं से तो नहीं बनता, 3 से बनता है। 2 लिखा भी नहीं है, मैंने खुद से पढ़ दिया। कॉपर 3 और जिंक की मदद से ये बन जाएगा गन मेटल। कह रहा है उत्तर पश्चिम में भारत भूमि जो है ना की सीमाएं किस देश के साथ लगी है। उत्तर पश्चिम क्या होता है, पहली बात तो ये नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट। अब वेस्ट में हमको देखो कौन सा कंट्री मिलता है, श्रीलंका हमारे नीचे है, म्यांमार हमारा ईस्ट में है, बांग्लादेश भी हमको ऑलमोस्ट इधर ही दिखेगा, ईस्ट साइड में ही दिखेगा, ठीक है। पाकिस्तान बचा है चोर सा, उधर दिख रहा है हमसे, हमसे नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा यमुना और सरस्वती 3 पवित्र नदियों के संगम का बिंदु कहाँ पे। गंगा यमुना सरस्वती कहाँ मिलता है, प्रयागराज में मिलता है, सबको पता होगा, पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किए जाने वाला नवीनतम देश क्या है। देखो सबसे लास्ट में जो UN में ऐड हुआ है वो कौन है, साउथ सूडान है। साउथ सूडान के ऊपर जीके की सीरीज में मैंने कुछ कहानी भी आपको बताई थी, याद है ना, कि सूडान जब बटा था, दोनों की करेंसीज अलग हो गई थी और इनकी कैपिटल अलग हो गई थी, एक नॉर्थ सूडान बन गया, एक साउथ सूडान बन गया, सब चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये कहाँ पे, हम्पी में है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। मैं पूछूं केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था स्टार्टिंग में, तो बाल गंगाधर तिलक नाम के ना, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, केसरी समाचार को स्टार्ट किया था।
फिर मैं अगर कहूँ वयस्क मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, जो ह्यूमन का अगर जो यूथ है उसका अगर मस्तिष्क का भार होता है ऑलमोस्ट 12.5 से 13.5 होता है, बट अगर मैं उसके करीब में भी कोई ऑप्शन देना तो 1200 से 1300 ग्राम, वो भी सही है। वैसे होता है 1250 से 1350 ग्राम, ठीक है, मतलब 1250 से 1350 ग्राम। अगर मैं कहूँ यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 डेज में कर सकते हैं, ठीक है, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे भाई? ऐसे सवालों कैसे बनाते हैं? पहली बात तो ये ना कि हमको इनका रेशियो लेना पड़ेगा। 12 मैन इज इक्वल टू जो है ना 24 बॉयज। ओके, तो मेरे को मैन एंड बॉयज का रेशियो मिल जाएगा 2:1, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमको मैन और बॉयज का रेशियो मिल गया 2:1। एक काम को कर सकते हैं 66 डेज के अंदर, या कह रहा और कह रहा है एंड नहीं कह रहा, ठीक है। तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब मेरे से देखो और क्या था ना, देन मैं मैन प्लस बॉय करता है स्टार्टिंग। मेरे को अगर सिर्फ मैन या लड़के अगर किसी एक के बारे में कहता हूँ, मैं किसी एक की तुलना ना इन दोनों के साथ कर दूंगा। लाइक डेट में या तो ये कह सकता हूँ एम, ठीक है, 12 आदमी थे ना, 12 एम जो है 66 डेज में कर रहे हैं, उसकी मैं तुलना किससे कर दूंगा? 15 एम प्लस 6 बॉयज, ये एक्स डेज में करेंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 24 बॉयज 66 डेज में कर रहे हैं, देन 15 मेन प्लस 6 बॉयज कितने दिन में करेंगे? इन दोनों इक्वेशन में से किसी में इक्वेशन में वैल्यू रख के आप बना सकते हो। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको। 12 मैन कह रहा है तो मैन के जगह पे क्या रखोगे? 2 रखोगे, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 66। और ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 6 इंटू 1 इंटू एक्स। इट विल भी कितना हो जाएगा भाई? इनको रहने दो 12 2 66। अब हमारा जगह नहीं बचेगा अगर हम करेंगे, तो कोई इशू नहीं है, मिटा के बाद में कर देंगे उसको। ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये 6 36 हो जाएगा ना, ये 36 इंटू एक्स। अब हम कर लेते हैं इसको, 6 से कटाओगे 6 आगे 36 और ये 11 बार में कट जाएगा, और ये 6 से कटाओगे तो 6 दूनी 12। मतलब यहाँ पे मेरे को मिल गया x बराबर 11 दूनी 22 इंटू 44 डेज, ठीक है। पहला मेथड से मेरे को मिल गया ये। अगर मैं इसमें भी रखूंगा मेरे को सेम वैल्यू मिलेगी, करके देख लो, बाकी एक को मिटा देंगे। 24 बॉयज के लिए मैं बॉयज के लिए 1 रखूंगा वैल्यू, बिकॉज इनका रेशियो 1 है, तो 24 इंटू 1 इंटू 66, ठीक है। इधर रखूंगा मैं, कितना मिलेगा? m के लिए 2 रखूंगा, बॉय के लिए 1 रखूंगा, तो इधर को यही वैल्यू मिलेगी 36x, ठीक है। तो ये मैं 6 के टेबल से 6 बार में और ये 6 के टेबल से 11 बार में, ठीक है। और ये मैं 6 के टेबल से 4 बार में कटा दूंगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को? 44 डेज। ये भी सही वो भी सही, ठीक है, दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा, ठीक है। मेथड 1 कह लो या फिर मेथड 2 कह लो, तरीका एक ही है, खाली मेन को ले लो या फिर बॉय। अगर या कहेगा तब, या फिर और कहेगा ना, हिंदी में और कहे तो मेरे को यहाँ पे 12 मैन प्लस क्या करना था? 24 बॉयज को क्या रिलेट करना चाहिए था। एंड कहता है इंग्लिश में और की जगह, तो मेरे को यहाँ पे दोनों को ऐड करना पड़ता, बट यहाँ पे या कह रखा है हिंदी में और इंग्लिश में और कह रखा है, देन इसका मतलब कोई एक चाहिए मेरे को। आगे कह रहा है राजेश, सुनील और नवीन भाई हैं। राजेश 3200 रुपये प्रति सप्ताह कमाता है और सुनील 4000 रुपये प्रति सप्ताह कमाता है। नवीन की प्रतिदिन की आमदनी कितनी होनी चाहिए ताकि परिवार की प्रति सप्ताह आय 1000 नहीं 10,000 रुपये हो जाए? भाई देखो, राजेश, सुनील और नवीन जो है भाई है, इनका फैमिली मैटर है। चलो हम लोग इंटरफेयर करते हैं। राजेश भैया 3200 कमाते हैं, और एक कौन है? सुनील जी 4000 कमाते हैं, और एक और कौन है? ले नाम ही भूल गए, नवीन था। नवीन कितना कमाता है भाई? कह रहा ना कि नवीन देखो, और सुनील 4000 रुपये कमाता है। नवीन की प्रतिदिन की आमदनी कितनी होनी चाहिए? तो मान लो ना पर डे अगर 100 रुपये कमाएगा तो 7 दिन, ये सारी तो 7-7 दिन की वैल्यू है ना, तो मान लो पर डे 100 रुपीज कमाता है वो, 100 रुपीज पर डे, ठीक है। तो मान लो 7 दिन में 7x कमाएगा वो, 7 इंटू एक्स कमाएगा वो, ठीक है। 7 दिन में 7x कमाएगा ना, अगर एक दिन में 100 रुपये कमाता है। तो कह रहा है उसकी एवरेज वैल्यू क्या प्रति सप्ताह की आय जो हो जाए ना उसकी 10,000 हो जाए। प्रतिदिन की आमदनी कितनी होनी चाहिए ताकि परिवार की प्रति सप्ताह आय उसकी 10,000 हो जाए? तो मैंने 10,000 कर लिया, मतलब पूरे परिवार वाले मिलके 10,000 कमा रहे हैं। मैं क्या कर लूंगा? 7x की वैल्यू 10,000 में घटा दूंगा, कितना हो जाएगा? 4 3 7, मतलब 7200 घटा दूंगा। 7200 ने यार, 1000 नहीं, जीरो की वैल्यू थोड़ी सी कदर करो, अदरवाइज लोचा और उल्फत हो जाएगी। 7x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2800, x बराबर 400। तो भाई वो पर डे कितना कमाएगा? 400 रुपया कमाएगा,
और एक सप्ताह में पूछे कितना कमाएगा तो 7 चक्के 2800 कमाएगा वो। ठीक है, एक सप्ताह में वो नवीन कितना कमाता है, 2800 कमाता है। अगर पर डे का पूछ रहा है आपसे, पर डे का ही पूछ रहा है ना कि बताओ नवीन की प्रतिदिन की आमदनी क्या है, ठीक है 400 रुपये, और एक सप्ताह का पूछ लेता है तो आप 2800 करते, दोनों ऑप्शन में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। आगे कह रहा है तीन संख्याओं का योग जो है ना 162 है। अब वो तीन संख्या है कौन मेरे को पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है तथा दूसरी तीसरी का रेशियो 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो मान लो ए बी सी है तीनों संख्या, तो ए रेशियो बी मेरे पास है कितनी 5:7, बी रेशियो सी कितनी है मेरे पास 5:3। तो भाई ए बी सी मेरे को क्या मिल जाएंगे 25, क्या करते हैं हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 5, और बी के लिए क्रॉस करते हैं 7 × 5 और लास्ट के लिए तो यही है, लास्ट के जो दो बचे 7 × 3 21। तो ए बी सी ये मिल गया मेरे को। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे को क्या मिलना चाहिए भाई 162 मिलना चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या है, तो क्या ऐसा हो रहा है इन तीनों को ऐड करने पे मेरे को मिल रहा है 25 35 61, 3 2 5 2 7 1 9 हो जाएगा 8 81 हो रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं चाहता था उसको ऐसे शॉर्टकट से बना सकता हूँ क्योंकि इनके डबल की वैल्यू है, अगर इनकी डबल कर देंगे सबको तो इसकी वैल्यू 162 हो जाएगी। तो देन मतलब इन सबको डबल डबल कर दो, ठीक है ना, तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। लेकिन फिर भी उतना अगर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो मान लो ए 25x कमाता है, बी 35x कमाता है और सी 21x कमाता है। इसकी वैल्यू 162 है, तो कुल मिला के कितना कमा रहे थे भाई 81x कमा रहे थे ना, इनकी वैल्यू 162 है। तो x बराबर क्या मिल गया मेरे को 2। तो b का पूछ रहा है दूसरी संख्या बता दो b का, b बराबर 35x था ना, तो 35 × 2 कर लो 70। अगर देखो कोई समझदार होता है इंसान ना तो उसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने यहीं पे जोड़ के बता दिया ना कि 81 है। अच्छा ठीक है 81 आ रहा है और ये तो 81 का दोगुना है, तीनों को ऐड करने के दुगनी की वैल्यू 162 आ रही है। मतलब यहीं पे क्यों ना हम सबको 2 टाइम्स कर देंगे तो 35 का दोगुना 70, यहीं पे आ गया हमारा आंसर, है ना। तो समझदार इंसान रहता है उसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही करके निकल लेता, स्मार्ट कहते हैं उसको, जैसे कि मैं हूँ। आगे देखो ये जो सीन है ना इसमें कैसे ठीक इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा 9 का पावर m में जो m है ना, m की वैल्यू मेरे को चाहिए होगी। तो भाई इसको मैंने पढ़ाया था आपको, लाइव क्लासेस में जाके देखोगे तो उसमें आपको मैंने पावर इंडिसेस ये सभी चीजें फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रखी है। तो आपको ये सभी चीजें कैसे सॉल्व होगी, देखो पहली बात तो ना हमारा बेस सबको एक करेंगे, ये सबसे मिनिमम बेस क्या हमारा 3 है, तो क्या हम 9 को 3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, बात समझ में आ रहा है, और उसका m से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मेरा 27 को क्या लिख सकते हैं भाई 3 का क्यूब, और इसको 3 हमारा, ठीक है, तो हमारा 3 का पावर 9 हो जाएगा। और मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ 3 का पावर 4 × 4 इट विल बी 3 का पावर 16। प्रॉब्लम नो सर, ठीक है। अब मैं इनको लिखता हूँ, ये हो जाएगा 3 के पावर 2m इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का कितना था 27 को हमने क्या लिखा था भाई 3 का पावर 9, ठीक है। अब मेरा हो गया इधर 3 × 3 का पावर 16 था ना ये। चलो अब मैं क्या करूंगा, पावर पता है ना जुड़ जाता है भाई, जब बेस बराबर है सबके पावर जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2m लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम है क्या। अच्छा बराबर में 27 है, रुको बराबर में 27 है ना हमारा, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई शक बिल्कुल भी नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व करें या फिर यहीं पे कटा दें। देखो भाई अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ ना, ये 3 का पावर क्या है 3 है ना, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो यूं कर लो 3 का पावर 3 3 का पावर 3 ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3 का पावर 2m बराबर 3 का बराबर नहीं मल्टीप्लाई, वैसे बहुत सारे शॉर्टकट है बट नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 का पावर 9 इज इक्वल टू 3 × 3 का पावर 16, ऐसा कुछ। जब सबका बेस बराबर है पावर अपना बराबर हो जाएगा। इसका पावर 1 छुपा है ऑलरेडी और पावर ऐड होते हैं, 2m + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 16। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा 17 - 9 और 2m बराबर हो जाएगा 6, तो m बराबर हो जाएगा 3। आ गया ना, कुछ ज्यादा उल्टा हो गया क्या, हाँ यहाँ पे तो गड़बड़ है ना, ये वही मैं कहूँ 8 होगा ना यहाँ पे। चलो अब m बराबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है tan 300 की वैल्यू बताओ, नहीं बताया तो क्या कर लोगे भाई। देखो पहली बात तो एक चीज मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ,
ट्राइगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड के अंदर क्या होता है ये चीज बताओ, साइन एंड कॉसेक जो होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, थर्ड के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखोगे आप, मतलब टैन और कॉट की वैल्यू अगर थर्ड में आएगी वो पॉजिटिव देगी, मैं समझा रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी आएंगे वो सब नेगेटिव वैल्यू दे रहे होंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ के अंदर जाएंगे तो कौन कौन से बचे, कॉस एंड हमारा सेक बच गया, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सबकी वैल्यू खत्म, माइनस। ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 जोड़ दोगे 270 डिग्री, और फिर अगर रिटर्न मार देंगे पूरा जीरो के पास तो 360 डिग्री। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के आएंगी, अगर किसी की वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच में हो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, और 180 से 270 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर फोर्थ में आ रहा है वो तो मतलब 270 से 360 के बीच आएगा, और tan यहाँ पे 300 डिग्री है भाई, दिख रहा है, तो बताओ किस क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है वो। कहोगे सर tan 300 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ नहीं, tan 300 को हम क्या लिख सकते हैं ये चीज बताओ, तो कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, नो प्रॉब्लम। और ये इसकी तुलना कहाँ से करेंगे, 360, हम लोग जनरली 180 या फिर 360 से तुलना करते हैं ऐसे एंगल्स निकालने के लिए, बिकॉज मेरे को 90 तक की वैल्यू पता है, 0, 40, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू पता है, लेकिन उसके ऊपर का नहीं पता। तो 90 के ऊपर जब भी जाएगा तो या तो 180 या फिर 360 से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो tan 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60 बराबर tan यानी tan, ठीक है, बार बार मुंह से tan निकल रहा है, tan हो जाएगा हमारा 300। तो मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हम थीटा बराबर क्या मान सकते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू कितना घटा रहे हैं तो 300 मिल रहा है, 60 को घटा रहे हैं तो हम लोग मिल रहे हैं ना। बट सुनो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे tan फोर्थ क्या होगा, माइनस में आएगा ना, तो मेरे को मिलेगा माइनस tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो माइनस में देगी वैल्यू। आ रहा है बात समझ में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर गया वो tan, तो यहाँ पे tan जाए चाहे कॉट जाए चाहे साइन जाए चाहे कॉसिक जाए, ये सब निगेटिव हो जाएंगे, खाली कॉस और सेक जो यहाँ का किंग है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट के रहता है तो साइन कॉसेक यहाँ पे किंग है जो कि पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन कहीं थर्ड में आ गया तो tan और कॉट पॉजिटिव, और फर्स्ट वाले में तो सबके सब पॉजिटिव। आ गया बात समझ में। आगे देखते हैं, एक वर्ग का विकर्ण जो है ना 14 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा देंगे, इसमें क्या है भाई, √2a होता है। तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसकी क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना होगा। भाई पहले वर्ग का जो है ना डायगोनल कितना होता है √2, मेरे को √2a लिख दो, या फिर a√2, दोनों बत्तियां वही हो गया, मैं a√2 लिखने वाला था। तो जिसकी वैल्यू मेरे को दे रखा है 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14/√2। अगर इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो वो कितना मिलेगा 7√2। अब मेरे को एक साइड की वैल्यू मिल गई 7√2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर होता है ना, तो 7√2 का मेरे को स्क्वायर कर दो, 7 7 49, और 49 × 2, थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है क्या, 7 7 49, 49 × 2 98 हो गया, लफड़ा नहीं लग रहा, इतना बोल बोल के थक गया, ठीक है। तो मेरे को एरिया मिल गया उसका 98 हो जाएगा। तो मेरे से कह रहा है अगर हम किसी अदर का स्क्वायर निकाले और इसका एरिया क्या कर दे हम लोग भैया, डबल कर दे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल करोगे तो 98 × 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। अभी तो एरिया मेरे को मिल गया ना इनका, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इसका डायगोनल क्या होगा, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 × a ही होता है, तो मेरे को a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 से डिवाइड कर देने का, ठीक है, 4 × 16 और 4 × 9 = 36, 79 हो गया। थोड़ा सा अजीब गरीब बन रहा है, मतलब अजीब गरीब नहीं बन रहा, पता है ये लेंदी जा रहा है, मैं इसको अगर शॉर्टकट करना चाहूँ तो बन जाएगा। देखो एरिया से ना मेरे को ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो रुको मैं बताता हूँ, अगर मेरी वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 196 मिली, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √196, इट विल बी 14, ठीक है। चलो बात समझ में आ गया, यहाँ से हमने निकाल लिया, उतना क्यों करे। तो मेरे से पूछ क्या रहा है, इसका डायगोनल बताओ, d बराबर क्या होता है भाई, √2 × a, मतलब √2 × 14√2 हो जाएगा, ऐसे निकाल लो, उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरे को एरिया मतलब a स्क्वायर की वैल्यू 196 मिली, मैंने रूट को इधर भेज दिया, मेरे को 14 मिल गया, और इसका डायगोनल होता है ना √2 × a, तो a की वैल्यू 14 और √2 हमारा ऑप्शन में फार्मूला में, तो हमारा आंसर मिल गया। तो ये है, इसको चाहते तो भी और छोटा हो सकता था, लेकिन उसके लिए बहुतों को समझ में ही नहीं आता अगर मैं छोटा कर दूं इसको तो।
29 नंबर देखो, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो उस मूल्य की ना 2/3 पर बेचने से 10% की लॉस हो जाती है। ले तो आरंभिक मूल्य पर बेचने का लाभ प्रतिशत बताओ। भाई देखो, स्टार्टिंग में हमारा क्या था, मूल्य पर बेचने से स्टार्टिंग में हमारा मूल्य क्या था मेरे को नहीं पता, तो बोलोगे नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे सेट कर दिया, पता नहीं था लेकिन हम पता कर लेंगे। मान लेते ना हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 था, मार्क प्राइस मेरे को नहीं पता तो मैंने x मान लिया। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि x का ना 2/3 के हिसाब से बेचूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है भाई, 10% का नुकसान हो रहा है। तो मतलब मैं कितने में, 100 में मैंने खरीदा था, 10% का नुकसान होगा तो मैं 10 घटा दूंगा ना, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 90। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कट के ये 45 × 3, 2 से कट जाएगा ना 90, तो ये हो जाएगा मेरा 45, 5 या 15, 4 या 12 और 13, 135 हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है मान लो अगर हमने, सॉरी मार्क प्राइस हमारा हो गया 135, ठीक है, अगर मैंने खरीदा था 100 रुपए में, मार्क कर दिया भाई 135 में, और मैंने इसी को सेल भी कर दिया, कह रहा ना कि आरंभिक पे बताओ, निर्धारित मतलब निर्धारित इतना मेरा मार्क प्राइस था ना, ओरिजिनल प्राइस, उतने में मैंने सेल कर दिया, मैंने कम किया ही नहीं, बिना डिस्काउंट के बेचा, तो मैंने सेल कितने में किया 135 में, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया 35% का। ऑप्शन नंबर सी, घटा लो ना 135 - 100, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो मैं कहानी सुनाता हूँ, जो मैं कह रहा था ना डिफिकल्ट वाला प्रोबेबिलिटी का, ये जो बना दिया ना वो किंग होगा पूरे आज के सेट का। ठीक है, लेकिन ऐसा भी किंग की जरूरत नहीं है कि जिसने 29 क्वेश्चन छोड़ के खाली एक ही क्वेश्चन बना रखा हो, उसको तो फिर बेरोजगार कहेंगे। इसको बनाओ आप, ये कहेंगे एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक जो है ना 3 से 8 तक की संख्याओं में है, और चौथा अंक जो है ना वो 0 या 9 है, तो उस हैकर का पिन पता करने के लिए कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पहली बात तो देखो एक जो पिन होता है वो कुल मिला के 4 डिजिट का होता है। ठीक है, एटीएम पिन कितने के डिजिट का होता है, 4 डिजिट का, मान लो ये और ये। तो मेरे को देखो पहले 2 अंक का अगर पता लगाना है ना, तो पहला फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के लिए मेरे पास 3 से लेके 8 तक की वैल्यू रखनी होगी, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मेरे को ये कुछ भी रख सकता हूँ। सेकंड भी मेरे को सेम वैल्यू रखनी होगी, 3 से 8 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी मैं वैल्यू रख सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कितने मेरे पास पॉसिबिलिटी है, या तो मैं 3 ले सकता हूँ, या तो 4 ले सकता हूँ, या फिर 5 ले सकता हूँ, या फिर 6 ले सकता हूँ, या फिर 7 या फिर 8, मतलब 6 पॉसिबिलिटी है। तो 6 में से कोई एक नंबर लूंगा, मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी है कि 6 में से कोई एक नंबर लूंगा, डिजिट लूंगा। सेकंड में भी वही चीज है, पहले 2 नंबर कह रहा है ना 2 अंक, तो पहला और दूसरा अंक हमारा जो भी रखते हैं, माना किसी का होता है 10, 0, 5 या फिर 26, 27 ऐसा करके होता है, तो 26, 27 तो वहीं पे 2 डिजिट होंगे, तो 3 और 8 के बीच में लेना है, तो 2 नहीं ले सकते हम, 1 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, तो मेरे को इसी में से ले सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से। तो दूसरे के पास भी मेरे पास 6 नंबर्स मिले मेरे को कुल मिला के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट मेरे को मिले। तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को 6 पॉसिबिलिटी, मैं इसको 6 बार में ले सकता हूँ इसको, इसमें भी 6 हमारे को 6 ऑप्शंस मिले, किसी को ले लो, मतलब 6 बार चांस मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी 6 बार चांस मिल रहा है। तो कुल मिला के कितने चांस मिल गए मेरे को, 36 चांस मिलेंगे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर को हम 6 बार करेंगे तो 36 हो जाएगा ना मेरे को। लेकिन थर्ड नंबर पे मेरे को कोई चीज नहीं कहा गया, थर्ड नंबर पे क्या रखना है मेरे को कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ पहले अंक और चौथा अंक कहा गया है। मेरे को फोर्थ नंबर पे कहा रखा डायरेक्टली, या तो आपको 0 लेना है या फिर 9 लेना है, 0 से 9 नहीं, मेरे को या तो 0 या फिर 9 लेना है भाई। तो मेरे पास सिर्फ 0 और 9 ही मिल रहे हैं, मतलब मेरे को 2 डिजिट खाली मिल रहे हैं यहाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, या तो 0 लो या फिर 9 लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड में जब मेरे को कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है डिजिट में। आपने ना तो कैलकुलेटर में देखा होगा 9 के बाद 10 देखा है, कंप्यूटर में भी, लैपटॉप कीबोर्ड में भी नहीं, फोन के कीबोर्ड में भी नहीं, एटीएम के भी बटन के अंदर 9 के ऊपर नहीं रहता है, 0 से लेकर 9 तक रहता है। फिर भी मेरे को 10 पॉसिबिलिटी मिली कि हम इसमें से कुछ एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब इन सबको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने पॉसिबिलिटीज मेरे पास हैं भाई, 720 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इस हैकर को अभी हैकर 720 बार टिप टाप करेगा, बका के छोड़ देगा, भाई जितना का पैसा नहीं कमाएंगे उतना माथा खराब कर देंगे, ठीक है। चलो फिर जाने से पहले वही चीज है कि सारे पीडीएफ्स को बाई करो और बाई करके पढ़ो, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी की भी चैप्टर के क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम के लिए, बनाओ तो कॉन्सेप्ट लिखा है ना उसके अंदर, फोड़ के आओगे एग्जाम को, ठीक है। व्हाट्सअप करो 7279047787 और हाँ एग्जाम से पहले तैयारी करो, जानना का, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर देना।